हेलो बच्चों, आज का टॉपिक हमारा है हिंदी वर्णमाला। इसके पहले हम लोगों ने व्याकरण के बारे में पढ़ा था कि व्याकरण क्या है, भाषा क्या है, लेकिन फिर भी इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विद्या, विधा, ज्ञान या शास्त्र है जो हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना सिखाता है। भाषा क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। यानी कि हम लोग जब कोई भी बात बोलते हैं, विचार आपस में प्रकट करते हैं, कहते हैं कुछ, तो वो सब हम भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। भाषा जो है वो प्रत्येक प्राणी में पाई जाती है। मतलब प्रत्येक प्राणी अपने विचार करने का एक माध्यम है। जैसे कुत्ता भौंकता है, चिड़िया चहचहाती है, इसी तरह से मानव ने एक भाषा को क्रमबद्ध रूप में बना लिया है। मतलब जब इसका विकास हुआ होगा धीरे धीरे करके, हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भाषा के विकास के बारे में बताया गया है। तो भाषा का विकास कैसे हुआ, भाषा कैसे बनी होगी, इसके बारे में हम लोग सोचें तो सबसे पहले बना है ध्वनि। यानी कि सबसे पहले ध्वनि आई। क्या आई सबसे पहले? ध्वनि। और ध्वनि से बना वर्ण। ठीक है, ध्वनि से आया वर्ण। ध्वनि का मतलब क्या है? आवाज़। जब कोई भी आवाज़, किसी भी तरह की आवाज़ आती है तो वही ध्वनि कहलाती है। लेकिन यहाँ हम लोग वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे, वर्णों के बारे में समझेंगे। तो वर्ण कैसे बना? जैसे अब हम लोगों ने बोला आ, तो उसका एक चिन्ह बना लिया गया आ। जब कभी भी भाषा का विकास हुआ होगा तो ध्वनि, जो भी मुख से निकली हुई ध्वनि है, मुख से जो ध्वनि निकली उसका एक चिन्ह निश्चित कर लिया गया और फिर धीरे धीरे करके इस तरह से वर्णमाला बनी और फिर हमारी भाषा का विकास हुआ। देखिए, जैसे निकला आ, तो आ में इस तरह से सिंबल, चिन्ह या निशान बनाया गया, इसको अ बोला गया। इसमें देखिए आवाज़ थोड़ा सा धीमी रहती है, कम समय में इसका उच्चारण किया जाता है। लेकिन जब बोला जाता है आ, तो आ में आवाज़ तेज निकली, यानी कि आ से इसमें ज़्यादा समय लगा और इसका निशान इस तरह से बनाया गया अ। फिर इसी तरह से वर्ण हमारे आगे बढ़ते गए। जैसे बोला गया म, क, च, ट, और मानव के मुख से ध्वनियाँ निकलती गईं और मानव उसका एक निशान बनाता गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे मात्राओं का विकास हुआ। मात्राओं के विकास के साथ फिर हिंदी साहित्य का विकास हुआ, शब्द बने, वाक्य बने, फिर आगे और भी व्याकरण। लेकिन आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ हमारी है वर्णमाला। वर्ण कैसे बना इसका देखिए। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। पहला है मौखिक भाषा, यानी सबसे पहले बोला गया, बोलने की प्रक्रिया आई। दूसरी हमारी है लिखित भाषा। दूसरी भाषा कौन सी है हमारी? लिखित भाषा। और तीसरी भाषा हमारी है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक यानी संकेत के माध्यम से, यानी इशारों के माध्यम से जो हम अपने विचार एक दूसरे को समझाते हैं। जैसे कहा गया वह पेड़ है, वह पौधा है, या वो ये जो है कुर्सी है, तो ये जो है सांकेतिक भाषा हो गई। और जब हम बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी कि हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं, दूसरों की बात स्वयं समझते हैं, तो ये हमारी मौखिक भाषा होती है। इसी चीज़ को जब हम लिख लेते हैं कहीं, तो वो लिखित भाषा कहलाती है। अब मौखिक भाषा की इकाई जो है वो ध्वनि है। मौखिक भाषा की इकाई क्या है? मौखिक भाषा की इकाई जो है वो है ध्वनि। और लिखित भाषा की इकाई क्या होती है? लिखित भाषा की इकाई है वर्ण। लिखित भाषा की इकाई जो है वो है वर्ण। ठीक। अब जो है
इसके माध्यम से हम वर्ण पढ़ेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो है, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। फिर और इनके अंतर्गत और भी खंडन किया गया है और भी भाग बंटे हैं, लेकिन मुख्यतः वर्ण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका स्वर वर्ण। पहला कौन सा है? स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग पहले समझेंगे। पहले स्वर वर्ण है क्या? जब हम उच्चारण करते हैं या बोलते हैं तो हमारे अंदर की प्राणवायु जो है वो अगाध रूप से, यानी कि बिना कहीं किसी के टकराहट से के, बिना किसी सहारे के वो बाहर निकल आती है। ऐसे वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ। तो इस तरह से जब हम बोलते हैं तो कंठ से जब ध्वनि बाहर आती है तो वो कहीं टकराती नहीं है, सीधे बाहर आ जाती है बिना सहारे के। और इसकी परिभाषा ये भी है कि जब किसी वर्ण का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है तो उसे स्वर कहते हैं। अब स्वर वर्ण कौन कौन से हैं हमारे, इसको हम देखते हैं। स्वर वर्ण में हमारे हैं आ, ई, उ। इसका उच्चारण थोड़ा तेज करते हैं जो दोहरी मात्रा वाले वर्ण हैं। जैसे उ, री, ये, आए, ओ, आओ और अंक और आहा। अब देखिए, जब हम वर्णमाला में लिखते हैं तब हम यहाँ पर क्या करते हैं? 13 स्वरवर्ण लिखते हैं। कितने स्वरवर्ण लिखते हैं? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 स्वरवर्ण लिखते हैं जब हम वर्णमाला में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो वहाँ पर केवल 11 होते हैं। हमारे ये 2 वर्ण नहीं गिने जाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इतने ही वर्ण हमारे गिने जाते हैं, बाकी वर्ण इसमें नहीं गिने जाते हैं। देखिए, अब अगर पूछा जाए हिंदी भाषा में स्वर वर्ण कितने हैं तो स्वर वर्णों की संख्या हमारी कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या, स्वर वर्णों की संख्या हमारी कितनी है? ये हमारी है 11। केवल 11 स्वर वर्ण है हमारे। ये दोनों वर्ण जो है अंक और आहा, इनको कहते हैं अयोगवाही वर्ण। इसको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। इन दोनों वर्णों को अयोगवाह बोलते हैं। उसके बाद देखें, अब इसमें भी कई तरह के खंड किए गए हैं। जैसे ई, इसमें जो है कितने खंड है? देखिए, पहला होता है ह्रस्व स्वर। पहला है हमारा ह्रस्व मूल। पहला है ह्रस्व मूल या एक मात्रिक। इसको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। देखिए, परीक्षा में कई बार आता है कि मूल स्वर कौन से हैं। अब उसमें एक स्वर भी दे दिया जाता है और उसका समूह भी दे दिया जाता है। उसमें आपको निशान लगाना होता है कि मतलब कौन सा सही उत्तर है, ऑप्शन कौन सा सही है। अब देखिए, ह्रस्व हो गया, मूल हो गया या एक मात्रिक हो गया, ये तीनों जो है वो एक ही स्वर होते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन से आएंगे हमारे? आ और ई और उ और री। देखिए, री जो है ये हमारा संस्कृत भाषा का मूल शब्द है, यानी कि संस्कृत में री का प्रयोग ज़्यादा होता है। हिंदी में
नहीं होता, कम होता है। हिंदी में मात्रा के रूप में ज़्यादा प्रयोग होता है, शब्द के रूप में कम प्रयोग होता है। अब इसको हम देखते हैं कि हमारी मात्राएं कितनी, ये मात्राएं कितनी है अभी हम देखते हैं बाद में। देखिए पहले ह्रस्व मूल या एक मात्रिक है अ, ई, उ और री, ये हमारे मूल शब्द हैं। उसके मूल वर्ण है, शब्द नहीं होगा, वर्ण होगा, वर्ण या अक्षर। वर्ण और अक्षर अलग अलग नहीं है, वर्ण और अक्षर एक ही है। उसके बाद देखें दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं? देखिए दीर्घ स्वर में हमारे होंगे, दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर, दीर्घ या द्विमात्रिक, इसको द्विमात्रिक भी कहते हैं। दीर्घ या द्विमात्रिक यानी कि जिसको बोलने में एक मात्रिक वर्णों से ज़्यादा समय लगता है, 2 गुना समय लगता है, उनको दीर्घ या द्विमात्रिक कहते हैं। अब देखिए इसमें आएगा जो हमारे 7 वर्ण बचे हुए हैं, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, ए, ऐ, ओ और औ। ये इतने वर्ण हमारे जो हैं ये दीर्घ वर्ण में है। और इसमें जो है हम देखते हैं कि किन किन वर्णों के योग से ये वर्ण बने हैं। इन चारों को संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। संयुक्त वर्ण हमारे जो हैं वो 4 हो जाएंगे। कौन कौन से? ये मूल दीर्घ कहलाते हैं। इन देखिए ये 3 जो है इसको कहते हैं मूल दीर्घ, मूल दीर्घ। और ये वर्ण हमारे कहलाते हैं संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वरवर्ण। और ये मूल स्वरवर्ण, मूल दीर्घ स्वरवर्ण है। ठीक है, अब देखो इसको हम देखते हैं कि किनके योग से बना है। अब आ जो है बनेगा, देखो इसमें होगा आ प्लस आ बराबर आ। इसी तरह से ई प्लस ई बराबर ई। फिर उ प्लस उ बराबर उ। यानी कि जब 2 आ मिला दिया गया तो बन गया आ, 2 ई मिला दिया गया तो बन गया ई, और 2 उ मिला दिया गया तो बन गया उ। अब संयुक्त वर्ण जो हमारे हैं इनको देखते हैं कि ये किन वर्णों के योग से बने हुए हैं। इसको मूल दीर्घ क्यों कहते हैं? मूल दीर्घ इसलिए कहते हैं कि ये सभी मूल वर्ण हैं और मूल वर्णों को ही पुनः मिलाया गया है, यानी कि 2 मूल वर्ण मिला करके एक मूल दीर्घ बना हुआ है, इसलिए ये मूल दीर्घ कहलाते हैं। और संयुक्त वर्ण में हम देखते हैं, देखिए आ प्लस ई बराबर हमारा हो गया ए, और आ प्लस ए बराबर हो गया हमारा ऐ। आ प्लस उ बराबर हो गया ओ, और इसको इधर लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है, हो सकता है ना सही से दिखाई पड़े, इसलिए इधर। तो आ प्लस ओ बराबर ये हो गया हमारा औ। ठीक, अब ये हमारे संयुक्त वर्ण है, संयुक्त स्वरवर्ण है। क्यों संयुक्त स्वरवर्ण है? क्योंकि इसमें 2 अलग अलग अक्षरों को मिलाया गया है, इसलिए ये संयुक्त स्वरवर्ण कहलाते हैं। अब देखिए एक होता है आगत वर्ण, आगत स्वर। आगत स्वर जो है वो कहाँ प्रयोग होता है? जैसे कहते हैं आगत वर्ण, वो जो है होता है जैसे ये इस तरह का उच्चारण होता है, इसको आगत कहते हैं। कहीं कहीं जैसे डॉक्टर लिखते हैं इस तरह की मात्रा लगाते हैं। और उसके बाद देखिए जो है वो एक होता है प्लुत वर्ण। प्लुत वर्ण कौन सा है?
जिसको बोलने में 3 गुना समय लगता है। देखिए एक है हमारा, उसके बाद में है प्लुत वर्ण। अब प्लुत वर्ण कौन सा है? जिसको बोलने में 3 गुना समय लगता है। जैसे कहते हैं ओम, तो ओम में इस तरह से निशान लगा होता है, ये ओम, तो यहाँ पर ये इसको प्लुत वर्ण कहते हैं। एग्जाम में ये वाला कम पूछा जाता है ये वाला, लेकिन ये आपको बिल्कुल से याद कर लेना है। और एक चीज़ और बताते हैं हम आपको, इसमें देखिए यही जो है स्वर संधि भी है। जैसे आ ई, इस तरह से जब इसको ये आपको याद रहेगा तो संधि जब पढ़ाएंगे तो संधि बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये पता है कि कौन सा वर्ण मिला करके कौन सी मात्रा कैसे बनती है। अब देखिए अयोगवाह वर्ण हम देखते हैं। अयोगवाह वर्ण में अंग जो है हमारा, इसको कहते हैं अनुस्वार, अनुस्वार, और आहा को कहते हैं विसर्ग। आहा जो है ये हमारा है विसर्ग। देखिए इसका हम लोग इस तरह से निशान लगाते हैं। जैसे लिखना है हमको प्रातः, तो कैसे लिखते हैं? प्रातः, तो ये जो है विसर्ग, इसमें ह का उच्चारण बाद में आता है। और इसको क्यों नहीं गिनते हैं स्वर में? इसका मतलब ये है कि इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो इसमें जो है अंक और आहा के उच्चारण में स्वर और व्यंजन दोनों का सहयोग हमको महसूस होता है। जैसे हमने कहा अंग और इसको बोला आहा, तो अ और हा का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इन वर्णों को न स्वर में रखा जाता है और ना ही व्यंजन में। इसको अलग ही अयोगवाही वर्ण कहते हैं, अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। तो अब इसमें जो है आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फिर अगले वीडियो में हम व्यंजन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए तो ठीक है। और इसमें अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो उसको आप मुझे लिख सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए कि हम एक बार फिर से पूरा रिवाइज करा दे रहे हैं ताकि अच्छी तरह कोई दिक्कत ना आए। देखिए ध्वनि क्या है? मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसका हम खंड नहीं कर सकते, वो तो वर्ण बन जाता है। और मुख से जो आवाज़ निकलती है वो जो है ध्वनि है। मौखिक भाषा की इकाई क्या है? ध्वनि है। और लिखित भाषा की इकाई क्या है? वर्ण है। अब देखिए कि आपके वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। पहला स्वर होता है और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है, अब इसमें हमें स्वर ही पढ़ना है, इसलिए हमने केवल स्वर लिखा है, व्यंजन का जिक्र इसमें हमने नहीं किया है। और स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण, चलिए यहाँ एक चार्ट फिर भी बना देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए स्वर वर्ण जो है, अब इसमें हमारे 3 तरह के हो गए, 1, 2 और 3। पहला कौन सा हुआ? पहला स्वर हुआ हमारा मूल स्वर। कौन सा हुआ? मूल हुआ। दूसरा हुआ दीर्घ, और तीसरा हुआ हमारा प्लुत वर्ण। कौन सा हुआ? तीसरा प्लुत वर्ण। और एक आगत ध्वनि है, तो वो जैसे डॉक्टर लिखते हैं या इस तरह के जो कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मूल को ही और क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पे हमने डिटेल में समझाया हुआ है। मूल को ही ह्रस्व भी कहते हैं, एक मात्रिक भी कहते हैं, और इसी तरह से जो दीर्घ स्वर हमारे हैं उसको द्विमात्रिक भी कहते हैं। और जिसमें हमारे अगर संख्या में पूछा जाए स्वरों की संख्या 11, मात्राओं की संख्या हमारी जो है वो केवल 10 है। देखिए कैसे इसकी मात्रा नहीं लिखती, अ की मात्रा नहीं होती है, बाकी ये यहाँ तक हमारे स्वर हैं तो ये मात्राएं हमारी 10 ही है संख्या में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मात्राएं कितनी है हमारी? मात्राएं केवल 10। मात्राएं कितनी है हमारी? ये है 10। देखिए अ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ऊ की, री, ए, आए, ओ और औ। इस तरह से ये मात्राएं होती हैं। मात्राओं की संख्या 10 और स्वरों की संख्या 11। लेकिन जब वर्णमाला में लिखते हैं तो 13 लिखते हैं। अयोगवाही वर्ण हमारे 2 हैं, अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है, संयुक्त वर्ण 4 हैं,
संयुक्त वर्ण कितने हैं? ये है हमारे 4 संयुक्त वर्ण है 4, और मूल दीर्घ वर्ण है 3, और मूल वर्ण हमारे हैं ये है 4, अयोगवाही वर्ण हमारे हैं 2। अब इस तरह से अगर हम जोड़ें तो 4 और 2 6, 4 10 और 3 13, टोटल हमारे 13 वर्ण हो गए। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतनी ही।